नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है और इसमें मार्च महीने का करंट अफेयर हमने कवर किया है। मार्च के महीने में वो सारे घटनाक्रम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसे प्रश्नोत्तर के रूप में और उसकी डिटेल्स के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मार्च में क्या क्या घटनाएँ घटित हुई थी और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारत का ग्रीन वेस्ट प्लांट किस स्थान पर शुरू होगा। ऑप्शन ए है इंदौर, बी सूरत, सी उदयपुर, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। इंदौर में भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्लांट स्टार्ट किया जाना है। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि इस ग्रीन वेस्ट प्लांट में क्या क्या होगा। डिटेल है, इसका स्थान इंदौर होगा, यानी प्लांट आपने हमने पहले ही क्वेश्चन में लिया है कि किस स्थान पे, तो इंदौर पे ये प्लांट स्थापित होने वाला है। किस प्रकार का है, तो ये पीपीपी आधारित मॉडल पर है। पीपीपी आधारित यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पे आधारित ये प्लांट बनेगा। और किस मिशन के तहत है, तो स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत ये मिशन के तहत ये प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और इसमें भागीदार होगा एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड प्लस इंदौर नगर निगम, यानी ये दोनों मिल करके इसे प्लांट, क्योंकि पहले ही ये बोल रखा है कि पीपीपी मॉडल पे बनेगा, तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल हो रही है, साथ में इंदौर नगर निगम भी इसमें शामिल हो रहा है। उद्देश्य क्या है इस प्लांट का, इंदौर को एक ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखना, यानी इंदौर को अब एक ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में कदम रखने के लिए लाया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी की घोषणा की है। आपने बजट में देखा होगा और अलग से भी मुख्यमंत्री जी की काफ़ी आपने न्यूज़ देखी होंगी, तो उसमें आपको घोषणा बताई थी, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। ए है 2,20,000, बी 1,50,000, सी 3,10,000, डी 2,70,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2,70,000। घोषणा में ये बोला गया था कि मध्य प्रदेश में 2,70,000 पदों पर भर्ती होगी। बालाघाट में श्री मोहन यादव ने की घोषणा, तो ये उनके जो घोषणा की थी, उन्होंने भाषण दिया था, उसका एक अंश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट प्रवास के दौरान कहा था कि प्रदेश में आगामी आने वाले समय में इंस्पेक्टर सहित तमाम विभाग के 1 लाख पद भर्ती किए जाएंगे और आगामी 5 साल में सरकारी व निजी सेक्टर मिलाकर 2,70,000 पद भरे जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान का लोकार्पण भी बालाघाट में किया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि एस्ट्रोटर्फ मैदान का लोकार्पण कहाँ किया है, तो बालाघाट में किया था और नौकरियों की घोषणा भी उन्होंने की थी। अगला हम देखेंगे, आसानी से ई-केवाईसी और योजनाओं के लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। अब यहाँ पे ई-केवाईसी करने के लिए लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किया है। तो ऐप का नाम आपको बताना है। ए है ई-केवाईसी ऐप, बी है उपाय ऐप, सी निराकरण ऐप और डी विस्तार ऐप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपाय ऐप। ई-केवाईसी करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने उपाय ऐप लॉन्च किया है और उपाय ऐप के बारे में यहाँ पे डिटेल में है कि मध्य क्षेत्र में अब तक 6,73,000 से अधिक उपभोक्ताओं की पूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया इसके तहत की जाएगी और केवाईसी के तहत अपडेट की जाने वाले जो बिजली उपभोक्ताओं की, मतलब उपभोक्ता यानी जो बिजली उपयोग कर रहे हैं, उनकी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी भी इसमें सम्मिलित की जाएगी, मतलब इसमें सेव हो सकेगी और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा। अगला हम करंट अफेयर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सी घोषणा नहीं की। अब यहाँ पे बोला है कौन सी घोषणा नहीं की है, वो घोषणा बताना है आपको। ए है ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल ई न्यूज़ लेटर आजीविका अनुभूति का विमोचन, बी समाज सेवा सुरक्षा वीरता एवं साहसिक उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित करेंगे, सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना यानी DDU-GKY के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्र, और उसके बाद में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से ऋण वसूली की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, आपको पता है। उसके अकॉर्डिंग उस दिन जब घोषणा नहीं की है उसके बारे में बात करना है हमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से ऋण वसूली की जाएगी। ये घोषणा इसमें शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें
जितने भी ऑप्शंस दिए ए बी सी में ये तीनों घोषणाएं शामिल थी। इसका डिटेल हम देखते हैं। महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि का वितरण किया जाएगा, उनसे ऋण वसूला नहीं जाएगा। डिजिटल ई न्यूज़लेटर आजीविका अनुभूति, इसमें बोला है कि आजीविका अनुभूति नाम का एक डिजिटल न्यूज़लेटर भी का भी विमोचन हुआ उस दिन। और DDU-GKY के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। और स्व सहायता समूह द्वारा उनके उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी होगा। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार में जैविक हाट बाजार, जीविका के लिए जैविका हाट बाजार का शुभारंभ भी करेंगे। और भोपाल में चलित जैविक हाट बाजार के वाहनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। मतलब भोपाल में जो भी जैविक हाट बाजार चल रहा है उन्हें हरी झंडी दिखा करके और स्टार्ट किया जाएगा, उससे रन किया जाएगा। ये घोषणा महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को की गई है। तो ये समस्त घोषणाएं आप याद रखें। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को कितने रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ए है मात्र 1000 रुपये, बी मात्र 500 रुपये, सी मात्र 250 रुपये और डी मात्र 5 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मात्र 5 रुपये में मध्य प्रदेश के किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोल दिया उसने स्थायी, तो ये याद रखेंगे, टेम्पररी नहीं मिलेगा उन्हें, स्थायी रूप से मिल जाएगा, स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये उनका पोस्टर है जो उन्होंने लॉन्च भी किया था मध्य प्रदेश जनसंपर्क पर। इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने जा रहे हैं। 5 रुपये में बिजली तो दे ही रहे हैं, साथ में किसानों को सोलर पंप देने वाले हैं 30 लाख किसानों को। इससे हमारे किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। साथ ही हमारी सरकार मात्र 5 रुपयों में स्थायी कनेक्शन देने जा रही है। और ये श्री मोहन यादव जी की घोषणा थी। और अगला हम करंट अफेयर इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत किस जिले से आरंभ की गई। अब इसमें हर जिले में इंडस्ट्री के लिए कॉन्क्लेव किया जाना है, तो जिला स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस जिले से शुरुआत हुई है बताना है। ऑप्शन ए है सतना, बी उज्जैन है, सी कटनी और डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कटनी। कटनी से जिला स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे। संभागीय स्तर की सफलता के पश्चात, मतलब इससे पहले संभाग स्तर पर हो चुका है, संभाग स्तर के बाद में जिला स्तर पर कॉन्क्लेव होना है। तो जिला स्तर पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में आयोजित होगा। मतलब 10 जिलों को चुना गया है जहाँ पे ये कॉन्क्लेव प्रारंभ होगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कटनी से होगा शुभारंभ। तो कटनी एक जिला है, वहाँ से शुभारंभ होगा। और इसमें क्या होगा, खनन, खनिज और फूड प्रोसेसिंग पर होगा केंद्रित। इसमें ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। ये खनन कैसे करें, खनिज क्या क्या निकाले जाएंगे और फूड प्रोसेसिंग पर ये केंद्रित होने वाला है। अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए केंद्र पेंशन योजना है। ए प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, बी प्रधानमंत्री श्रमिक वेतन योजना, सी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और डी प्रधानमंत्री पेंशन योजना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। थोड़ा डिटेल में इसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, ये सुनिश्चित पेंशन योजना और सुनिश्चित वृद्धावस्था के नारे के साथ में स्टार्ट हो रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। मतलब इसमें आप अपनी मर्जी से जितना पैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में पेंशन मिलेगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित है उन श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, जिसका मासिक आय 15,000 तक है। जो 15,000 तक मासिक आय कमा रहे हैं उनके लिए 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद में। केंद्र सरकार के 1:1 के आधार पर, इसमें बोला है 1:1, मतलब केंद्र सरकार का इसमें भागीदारी 1
और 50-50%, 1:1 मतलब 50-50%, 50-50% केंद्र और राज्य की इसमें भागीदारी होगी। केंद्र सरकार के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करेगी। तो 50-50% मतलब केंद्रीय योजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्र, जितना पैसा आप मिलाएंगे इसमें श्रमिक, तो श्रमिक और केंद्र 50-50% मतलब श्रमिक ने जितना पैसा मिलाया है उतना ही पैसा केंद्र मिलाएगा, और फिर बाद में जो पेंशन बनेगी इन दोनों को मिला करके दे दी जाएगी। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की कुल स्थापित क्षमता के मामले में किस स्थान पर है। अब यहाँ पे बोला है मध्य प्रदेश का स्थान बताना है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की कुल स्थापित क्षमता के मामले में चेक करना है। ऑप्शन ए प्रथम, बी दूसरा, सी चौथा और डी आठवां। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, चौथा। देश के सौर उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है 8.2% के अंश योगदान के साथ में चौथे स्थान पे है। अगला करंट अफेयर देखेंगे, माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, यह किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए है शिवपुरी, बी रीवा, सी भिंड और डी उमरिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में है भिंड जिले से संबंधित होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, भिंड नहीं होगा इसमें शिवपुरी ज़िला आना चाहिए। तो शिवपुरी ज़िले से, क्योंकि माधव नेशनल जो पार्क है वो शिवपुरी ज़िले में स्थित है, तो माधव नेशनल पार्क का जो 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा वह शिवपुरी ज़िले से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं। शिवपुरी ज़िले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा, ये घोषणा की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलती से उसमें सी आ गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन ए है 20 से 22 फरवरी, बी है 21 से 22 फरवरी, सी है 23 से 24 फरवरी और डी है 24 से 25 फरवरी। आपको पता है ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, तो ये कब तक आयोजित किया गया था वो डेट आपको बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 24 से 25 फरवरी के दौरान मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS का आयोजन किया गया था। इसके डिटेल में हम थोड़ा सा देखेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को 25 फरवरी 2025 को भोपाल में संपन्न हुए 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 26.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। मतलब ये जो कॉन्क्लेव हुआ था इससे मध्य प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ रुपए मिला था, लाख करोड़। तो 26.61 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को यहाँ पे इन्वेस्ट की प्रतिबद्धताएं मिली थी। प्रस्ताव से 17.3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जितना प्रस्ताव आया है उससे लग रहा है ऐसा कि 17.3 लाख रोजगार पैदा होंगे। वो तो समय के साथ में पता चलेगा कि निवेश के साथ में क्या इतने रोजगार पैदा हो रहे हैं नहीं। जिन प्रमुख क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें है नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा, इसके लिए 5.72 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। खनन एवं खनिज संसाधन के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपए, शहरी विकास एवं आवास के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में हुआ है 1.47 लाख करोड़ रुपए, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 64,000 करोड़ रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 17,000 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश की प्रतिबद्धताएं मध्य प्रदेश को मिली। इन सभी को मिला करके 26.61 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। अगला हम देखेंगे करेंट अफेयर। मध्य प्रदेश वरिष्ठ जन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों एवं सामान्य पाठकों के वाचन कक्ष के साथ एक लाइब्रेरी कक्ष का प्रावधान बजट में किया गया है। किस नाम से ऐसे भवन तैयार किए जाएंगे। तो कुछ भवन बनाने वाले हैं जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ जन और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी जो हैं और साथ में सामान्य पाठक भी वाचन कक्ष में एक साथ पढ़ सकें और एक ई-लाइब्रेरी भी उसमें बनेगी। तो ये प्रावधान बजट में है। उस भवन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है ई पुस्तकालय भवन, बी गीता भवन, सी प्रतियोगी भवन और डी है सामाजिक ई भवन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता भवन। तो इस तरह के जो भवन बनाने की घोषणा की है उनका नाम है गीता भवन।
ये नई योजनाओं के तहत शामिल किया गया है और गीता भवन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें जैसा कि बताया है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ जन, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और सामान्य पाठकों के लिए वाचन कक्ष प्लस एक ई लाइब्रेरी का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। मध्य प्रदेश में कब से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए है 25 फरवरी 2025, बी है 28 फरवरी 2025, सी 15 मार्च 2025, डी है 30 मार्च 2025। सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है 30 मार्च 2025 से मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है। क्या है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 30 मार्च 2025 से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है और इसमें 50,000 नए खेत तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वर्षा जल के भंडारण के लिए सभी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार के बारे में बात की गई है और प्रदेश भर में 1 लाख जलदूत अभियान में निभाएंगे सहभागिता। मतलब इसमें जो जलदूत हैं, जलदूत नियुक्त कर रहे हैं, तो जलदूत जो वो लोग होते हैं जो पानी से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो ग्रामीणों की मदद करते हैं। तो ऐसे जलदूत बनाए गए हैं और लगभग 1 लाख जलदूत इस अभियान में सहभागिता निभाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान का शुरुआत 30 मार्च 2025 से याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की गई है? ए इंदौर भोपाल, बी इंदौर पीथमपुर, सी भोपाल सीहोर और डी है भोपाल विदिशा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इंदौर पीथमपुर क्षेत्र में एक नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। इंदौर पीथमपुर के बीच बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है और इसमें पूरा डिटेल बताया है कि अविरल निर्मल धारा अभियान में 124 करोड़ से होगा 5,600 हेक्टेयर में पौधारोपण। इस इंडस्ट्रियल एरिया में पौधारोपण भी होगा, इसके बारे में बताया गया। इंदौर पीथमपुर के मध्य जो है नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर से लगा हुआ है। यह एरिया 1290 हेक्टेयर से अधिक होगा। इसमें 1000 हेक्टेयर किसानों की ज़मीन होगी और इसे लेने के लिए भू अर्जन का काम प्रारंभ हो गया और किसानों को भूमि विकास के लिए इसमें 60% का मुआवजा भी दिया जा रहा है और ये निर्णय लिया गया है। तो ये याद रखेंगे, नया जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है इसमें केवल इतना याद रखना है, इंदौर पीथमपुर के मध्य में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें न्यूज़पेपर में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है जिससे आप पॉज करके देख लें। इसमें माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व की मंजूरी, ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मंजूरी, इन सब के बारे में आगे हम देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। सीएम मोहन यादव ने एमपी के फतेहपुर का नाम बदलकर क्या करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए अजब धाम, बी विजयपुर, सी श्रीपुर और डी श्री गुरुकुलम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के फतेहपुर का नाम बदलकर अजब धाम करने की घोषणा की है। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाशिवरात्रि पर्व पर घोषणा की कि दमोह जिला में स्थित फतेहपुर, ये कहाँ पर आता है? दमोह में आता है। तो ये दमोह जिले में जो फतेहपुर है इसका जो नाम है अजब धाम कर देंगे। अब इसमें इसका नाम कर देंगे अजब धाम, ठीक। और साथ ही मुख्यमंत्री ने जय जय सरकार के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में घोषणा की। उन्होंने कहा, आज इस धरा को अजब धाम नाम से नई पहचान दी और जय जय श्री गुरुकुलम का भूमि पूजन किया। वहाँ पे जय जय श्री गुरुकुलम का भूमि पूजन भी उन्होंने किया है। तो याद रखेंगे, फतेहपुर का नाम बदल करके अजब धाम होने वाला है और ये दमोह जिले में आता है। अगला करंट अफेयर है, सीएम मोहन यादव ने दूध विक्रय करने पर कितना बोनस देने का ऐलान किया है? ए 5 रुपये प्रति लीटर, बी 8 रुपये प्रति लीटर, सी 10 रुपये प्रति लीटर, डी 12 रुपये प्रति लीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5 रुपये प्रति लीटर। मोहन यादव ने ये घोषणा की है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि दूध पर मिलेगा 5 रुपये प्रति लीटर बोनस। मतलब यदि आप सहकारी माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से दूध का विक्रय कर रहे हैं, सहकारी क्षेत्रों के थ्रू विक्रय कर रहे हैं, तो प्रति लीटर आपको दूध बेचने पर 5 रुपये दिया जाएगा।
अगला हम देखेंगे, सीएम मोहन यादव ने किन महापुरुषों के नाम के द्वार भोपाल में बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और शिवाजी, बी विक्रमादित्य और राजा भोज, सी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त, और डी है इसमें राजा भोज और अकबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर भोपाल शहर में अब द्वार बनने वाले हैं। तो उसकी घोषणा सीएम मोहन यादव जी ने की है। अगला हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के खनिज जिलों के विकास के लिए जिला माइनिंग फंड के अंतर्गत बजट में कितना प्रावधान किया गया है? ए है 68 करोड़, बी 71 करोड़, सी 980 करोड़, डी 1300 करोड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। हृदय प्रदेश खनिज धरा विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है, उसके तहत जिला माइनिंग फंड के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अन्य प्रावधान और भी हैं, जैसे खनिज अधिभार रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत 980 करोड़ रुपए, खनिज के सर्वेक्षण की स्थापना के अंतर्गत 71 करोड़ रुपए, संचालय की स्थापना के अंतर्गत 68 करोड़ रुपए। तो ये जो है खनिज के क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से लाया गया है और 1300 करोड़ रुपए जिला माइनिंग फंड के अंतर्गत दिया गया है। अगला हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का उपार्जन कितने रुपए प्रति कुंटल रखा गया है? ए 2000 रुपये प्रति कुंटल, बी 2200 रुपये प्रति कुंटल, सी 2600 रुपये प्रति कुंटल, और डी है 3000 रुपये प्रति कुंटल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2600 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे और स्पष्ट होगा कि किसानों के हित में 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन के लिए सबसे पहले तो पंजीयन करना होगा, और पंजीकृत किसान, इसमें ये बताया है एडवर्टाइजमेंट में कि 10 लाख जो है पंजीकृत किसान इसमें हैं शामिल, और समर्थन मूल्य जो गेहूं का रखा गया है वो 2425 रुपये यानी 2425 रुपये ये है समर्थन मूल्य रखा गया है। और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बोनस इसमें देंगे 175 रुपये का, और इनको मिलाकर के हो जाएगा 2600 रुपये। तो गेहूं का जो उपार्जन मध्य प्रदेश में अब होने वाला है 2600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, याद रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का प्लान किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर जबलपुर, बी इंदौर भोपाल, सी ग्वालियर जबलपुर, डी ग्वालियर भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की घोषणा की है। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके आधार पर इंदौर के साथ साथ 3 और भोपाल के साथ 4 जिले मिलकर बनाएंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इंदौर के साथ में आपको याद रखना है, इंदौर के साथ में 3, इसमें 3 जिले ऐड हो जाएंगे, और भोपाल के साथ में 4 जिले ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद में इन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, मतलब इनका विस्तार किया जाएगा। अब इंदौर के साथ में कौन कौन से जिले ऐड हो रहे हैं? तो इंदौर के साथ में उज्जैन और देवास और धार, मतलब उज्जैन, देवास और धार, ये 3 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। जबकि भोपाल सिटी के साथ में सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ का ब्यावरा, ये 4 इसमें जुड़ जाएंगे। तो भोपाल के साथ में 4 जिले जुड़ेंगे और इंदौर के साथ में 3 जिले जुड़ेंगे, और उसके बाद में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, ऐसा प्लान किया गया है। नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत ये प्लान बनाया गया है। अगला हम देखते हैं, 2025 में दुग्ध उत्पादन क्षमता 9% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें आपको लक्ष्य बताना है कितने करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 में। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए है 20%, बी 15%, सी 10% और डी है आपका 30%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 20%। अभी वर्तमान में जो क्षमता है वो 9% है, इसको बढ़ा करके 20% तक 2025 के दौरान कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे हम देखते हैं। उसके लिए वर्तमान में डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख लीटर से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। अब ये 18 लाख चल रहा है, हमें 20% बढ़ना है तो 30 लाख लीटर प्रतिदिन डेयरी प्लांट की क्षमता होनी चाहिए। अगले 5 साल में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो इसमें पहले बता दिया है कि कैसे बढ़ाएंगे, 1500 करोड़ का निवेश उसके लिए किया है। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ से दुगना करके
3500 करोड़ रुपए किए जाएंगे। जितने भी लोग दूध का उत्पादन करते हैं उनकी मिलीजुली आय इसमें बताइए 3500 करोड़ रुपए करना है, यानी दुगने से भी ज़्यादा इसमें बताया है। सांची ब्रांड को मजबूत किया जाएगा, सांची ब्रांड को मजबूत किया जाएगा, यानी इसका और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में इसका प्रचार करने की योजना है। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये लीटर बोनस मिलेगा, प्रति लीटर बोनस मिलेगा। तो 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे, इससे दूध उत्पादन की उनको प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा दूध उत्पादन कर पाएंगे। दुग्ध सहकारी समितियों को बढ़ावा और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के साथ सहयोग शामिल है। तो इसके लिए क्या करना होगा उन्हें, तो उसके बारे में भी बता दिया है कि दुग्ध जो सहकारी दुग्ध समितियाँ हैं उनको बढ़ावा देंगे और साथ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के साथ में सहयोग लेंगे, तभी ये 9% से बढ़कर के 20% हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश ने 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और ये सारी डिटेल आप एक बार पॉज करके पढ़ लें। अगला है मध्य प्रदेश बजट के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश बजट में सबसे ज़्यादा 17% अधोसंरचना विकास के लिए आवंटित की गई है। बी, मध्य प्रदेश बजट QR कोड के माध्यम से आम जनता जान सकेगी। सी, मध्य प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को अपना बजट पेश किया है। और डी, पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को अपना बजट पेश किया है। इसमें सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 12 फरवरी नहीं है यहाँ पे। आपको पता है कि मार्च में बजट पेश हुआ है, इसलिए यहाँ पे 12 फरवरी की जगह 12 मार्च में आना चाहिए था, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग है। बाकी के जो जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। मध्य प्रदेश बजट में सबसे ज़्यादा यानी 17% अधोसंरचना के लिए रखा गया है और बजट को QR कोड के माध्यम से जनता जान सके, इसके लिए इसमें सुधार की इसमें ये QR कोड वाला ऑप्शन डाला गया है, जिसके तहत QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे मध्य प्रदेश का पूरा बजट दिख जाएगा आम जनता को। पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल ये 12 फरवरी नहीं है, इसकी जगह 12 मार्च होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्लस्टर विकसित होगा। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी उज्जैन और डी देवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, पहला ऑप्शन जो है ग्वालियर हो जाएगा। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्लस्टर विकसित होगा। ग्वालियर में 1200 करोड़ रुपए का करोड़ से मध्य प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्लस्टर विकसित किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सर्किट्स बनाए जाएंगे। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिसमें सर्किट लगता है, तो अब बाहर से इम्पोर्ट को कम करना है और मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन MP के तहत ग्वालियर में ये लाया गया है और इसके तहत ये सर्किट जो है अब मध्य प्रदेश में बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 7.26 करोड़ की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण कहाँ किया है। ऑप्शन ए इसमें दिया है इंदौर, बी भोपाल, सी बालाघाट और डी इसमें दिया है नीमच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी बालाघाट। बालाघाट इससे पहले हमने ऊपर जो इससे पहले क्वेश्चंस आए थे वो हमने देखा है और उसमें हमने बालाघाट पढ़ा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। 7.26 करोड़ की लागत से बालाघाट में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है और ये उसकी तस्वीर दिख रही है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय देवलोक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए झाबुआ, बी अलीराजपुर, सी डिंडोरी और डी भोपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भोपाल। मध्य प्रदेश में जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया था और सरकार वन क्षेत्र में जितने भी स्थित आदिवासी के पूजा स्थलों को जनजातीय देवलोक के रूप में विकसित करेगी, ऐसा प्लान किया गया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय समुदाय की संस्कृति पूजा पद्धति के संरक्षण के लिए जनजातीय देवलोक विकसित किया जा रहा है, ये कारण उसमें बताया है। तो जनजातीय लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए ये किया गया और इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के रिक्त मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना को शुरू करने का फैसला किया है। तो आपको इसमें विभाग का नाम इसमें बताना है, विभाग मंत्रालय जो भी होगा इसको फिलअप करना है। ऑप्शन ए है नगरीय विकास और आवास विभाग,
बी गृह विभाग, सी पर्यटन मंत्रालय, डी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगरीय विकास और आवास विभाग। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तो आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में 3,500 ऑटो रिक्शा चालकों को ई रिक्शा सुविधा से जोड़ा जाएगा। यह योजना 55 साल तक के व्यक्तियों को लाभ देने के लिए है। योजना प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू की जाएगी, मतलब केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए ही लाया है, और नाम भी उसने नगरीय विकास और आवास के तहत है। और साथ ही इस योजना का क्रियान्वयन 2027-28 तक जारी रहेगा, मतलब अभी प्रारंभ हुआ है, 27-28 तक चलेगा और आगे शायद बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल ये समय बताया है। लाभार्थी कौन होंगे? जो पहले से ऑटो रिक्शा चला रहा है, मतलब जो जिसके पास पहले से ऑटो रिक्शा है वो चला रहा है, और जिनके पास वैध लाइसेंस है और उनके पास में लाइसेंस भी है चलाने के लिए, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें लाभ पहले चरण में 3500 लोगों को दिया जाना है, मतलब 3,500 लोगों को पहले चरण में लाभ दिया जाना है। अब इसमें होगा क्या है, इसमें ई रिक्शा खरीदने पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो सब्सिडी के का लाभ इसमें मिलने वाला है ई रिक्शा खरीदने पर। तो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना शुरू की है, और उसके पॉइंट्स है, आप पॉज करके दोबारा पढ़ लें। अगला है, मध्य प्रदेश के किस उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, सी करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी और डी है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसे देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। यह नया राष्ट्रीय उद्यान मान्यता पाने वाला राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब इससे पहले 8 को मान्यता मिल चुकी है राष्ट्रीय बाघ उद्यान के रूप में, यानी टाइगर रिजर्व के रूप में। तो ये 8 उद्यान के नाम साइड में आप देखेंगे, संजय डुबरी टाइगर सीधी में, नौरादेही टाइगर रिजर्व सागर में, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और रातापानी टाइगर रिजर्व भोपाल में। अब ये 8 थे, अब ये 9वां ओपन हो रहा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व के तहत लाया गया है, और 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की थी। तो ये पूरा डिटेल है इसके बारे में, याद रखेंगे। देश का 58वां है, लेकिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। आगे हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस मंडी को देश की पहली आदर्श मंडी बनाया गया है? ऑप्शन ए इंदौर की चोइथराम मंडी, बी मंदसौर की कृषि उपज मंडी, सी भोपाल की करौंद मंडी, और डी नर्मदापुरम की पिपरिया मंडी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर की चोइथराम मंडी। इसको देश की पहली आदर्श मंडी बनाया गया है। इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। इंदौर की चोइथराम मंडी बनी देश की पहली आदर्श मंडी, और शहर की सबसे बड़ी चोइथराम सब्जी मंडी है ये, और इसमें डेली क्या होता है, हर दिन 13 टन के आसपास कचरा निकलता था। इसमें 13 टन के आसपास इसमें कचरा निकलता था। तो उस कचरे को प्रोसेस करेंगे और एक आदर्श मंडी के रूप में उसे बनाएंगे, ये प्लान किया गया है। ठीक, इसके अतिरिक्त इसमें आप ये यदि पॉज करके अच्छे से पढ़ते हैं, जूम करके पढ़िएगा, इसमें TPS बायो CNG प्लांट में इसका जो पूरा का पूरा कचरा भेजा जाता है, और उसके बाद में वहाँ से उससे एनर्जी निकल जाती है, क्योंकि जितना भी कचरा होता है ये सारा का सारा कचरा गीला कचरे में काउंट होता है। तो इससे बायोफ्यूल बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो मतलब एक प्रकार से एनर्जी जनरेशन हो रहा है उसमें। और इन्होंने ये सब करने के लिए, इसको आदर्श बनाने के लिए बहुत से और भी कदम उठाए, जैसे पॉलीथीन बैग को इन्होंने बंद कर दिया था। पॉलीथीन यहाँ पर बंद हो गया। पॉलीथीन बैग इस मंडी में नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त इसके बदले में रिप्लेस करके लाए गए हैं कपड़े के बैग, और उसके लिए जो कपड़े के थैले होते हैं उनके लिए थैला वाला ATM लगाया गया है। यहाँ पर थैला ATM भी यहाँ पे लगा हुआ है।
ये लगाया गया है जिससे कपड़ा निकाल सकते हैं, और गीला सूखा कचरा को अलग करके प्रोसेस करने के लिए भेज जाता है। तो इस तरह से एक उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है, और मध्य प्रदेश में इंदौर को मिली है कि चौइथराम मंडी ने अपने आप को साफ रखा है, कचरा निकल रहा है उसे प्रोसेस करने भेज दिया है, पॉलीथीन बैग बैन कर दिए हैं, थैला एटीएम लगाए हैं। इस तरह से एक आदर्श मंडी के रूप में ये उभरा है। आगे देखते हैं, महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव इंद्राणी उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है इंदौर, बी भोपाल, सी विदिशा और डी उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव इंद्राणी उत्सव मेला का आयोजन किया गया भोपाल में। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इंद्राणी उत्सव मेला 8 से 10 मार्च 2025 पे ये आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य था महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव मनाना और महिला कलाकारों का मनोबल बढ़ाना। इसका जो स्थान था मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, मतलब भोपाल में कहाँ है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में ये उत्सव मनाया गया था, और आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा। इसके आयोजक कौन है, मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग। इसमें प्रवेश शुल्क नहीं था, यानी निःशुल्क था। इसमें चित्रांकन शिविर, शिल्प मेला, देशज व्यंजन और विविध नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां शामिल थी। तो याद रखें 8 से 10 मार्च के दौरान भोपाल में मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा यह आयोजित किया गया था, और उद्देश्य था महिलाओं की सृजनात्मकता का उत्सव मनाना और महिला कलाकारों का मनोबल बढ़ाना। अगला करंट अफेयर है, यूनेस्को ने प्रदेश के कितने और ऐतिहासिक स्थलों को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। ऑप्शन ए है 2 स्थल, बी 3 स्थल, सी 4 स्थल और डी है 5 स्थल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 स्थलों को। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 4 स्थलों को अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। डिटेल में देखते हैं। यूनेस्को ने एमपी के 4 स्थलों को अपनी संभावित विश्व धरोहर में शामिल किया है। उसमें गुप्तकालीन मंदिर आप देखेंगे, दूसरा है सम्राट अशोक के शिलालेख, तीसरा है बुंदेला शासकों के महल और किले, और चौथा है 64 योगिनी मंदिर। अब ये चारों को पहले से शामिल थे कुछ, लेकिन ये चारों को अभी शामिल किया है, और ये इन्हें यूनेस्को धरोहर घोषित नहीं किया है। एक संभावित लिस्ट बनाता है यूनेस्को, उसमें इसको शामिल किया है। गुप्तकालीन मंदिर भारत के स्वर्ण युग के दौरान निर्मित प्राचीन मंदिर थे। सम्राट अशोक के शिलालेख महान सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख पर उकेरे गए आदेश और संदेश थे। बुंदेला शासकों के महल और किले में ऐतिहासिक शासकों की शान बढ़ाने वाले स्थापत्य थे, मतलब बड़े बड़े वैभवशाली महल। 64 योगिनी मंदिर में अद्वितीय वास्तुकला और तांत्रिक परंपरा से जुड़े मंदिर थे। तो ये चारों को ही संभावित सूची में शामिल किया गया है। पहले से संभावित सूची में जो शामिल धरोहर थी उसमें मांडू स्मारक आ रहा है, ओरछा का ऐतिहासिक समूह आ रहा है, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, ये दोनों शामिल हो रहे हैं, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और अशोकनगर का चंदेरी। तो ये इससे पहले, ये चारों से पहले इन्हें शामिल किया गया था। 2023 में भी 6 धरोहर इसमें शामिल हुई थी। ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के सैल कला स्थल, भोजपुर मंदिर, रामनगर, गोंड स्मारक, धमनार का ऐतिहासिक समूह। अब मध्य प्रदेश में बात करें तो मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों की संख्या 18 हो चुकी है। इनमें से 3 जो है उनको स्थायी सूची में रखा गया है, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका रॉक शेल्टर और सांची के बौद्ध स्मारक। और 18 में से 3 हो चुके हैं स्थायी, तो 15 जो है अभी संभावित सूची में शामिल है। तो ये आप याद रखेंगे, पॉज करके दोबारा देख लें। मध्य प्रदेश के नौलखी में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर सह चिड़ियाघर प्रस्तावित किया गया है, यह किस जिले में है। ऑप्शन दिया है ए शहडोल, बी सीधी, सी उज्जैन और डी सतना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। मध्य प्रदेश के नौलखी में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर सह चिड़ियाघर प्रस्तावित किया गया है, और ये आता है उज्जैन जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा, यह किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन दिया है ए खंडवा, बी धार, सी श्योपुर और डी शिवपुरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्योपुर। इसका डिटेल देखते हैं। जहानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य श्योपुर जिले में 6.328 वर्ग किलोमीटर वन रकबे में
इसे स्थापित किया जाएगा या विकसित किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, यानी घोषणा की गई है। ओमकारेश्वर में भी एक और घोषित हो रहा है, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये देवास खंडवा जिले के करीबन 614.0709 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी इतने वन रकबे में स्थापित किया जाएगा और इसका विकास किया जाएगा। तो याद रखें जहानगढ़ जो है वो श्योपुर में आएगा। ओमकारेश्वर जो है उसका डेवलपमेंट 2 जिलों के बीच में हो रहा है, खंडवा और देवास जिलों के बीच में। आगे हम देखेंगे अगला करंट अफेयर। हाल ही में पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ माइथोलॉजिकल फिल्म्स कहाँ संपन्न हुआ है, बताना है। ए भोपाल, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी खजुराहो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन में इसे आयोजित किया गया है। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत पौराणिक फिल्मों का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ। इसके आयोजक जो थे मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, तो इसका आयोजन संस्कृति विभाग ने किया है और इसका समय था 21 मार्च से 25 मार्च तक। स्थान उज्जैन, यानी ये महोत्सव उज्जैन में हो रहा है और विषय है भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर केंद्रित पौराणिक फिल्में। मतलब पौराणिक फिल्में हैं लेकिन श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। इसकी विशेषताएं थी 19 देशों की 90 से अधिक फिल्मों का इसमें प्रदर्शन हुआ। दक्षिण अफ्रीका, फिजी, चाड, नेपाल के राजनयिक इसमें शामिल हुए। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि पौराणिक फिल्मों पर केंद्रित यह महोत्सव युगावतार श्री कृष्ण पर केंद्रित किया गया है। तो ये इसका पोस्टर आप देख रहे हैं, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। इसकी आप केवल डेट याद रखें, 21 मार्च से 25 मार्च 2025, और स्थान याद रखें उज्जैन। आगे हम देखेंगे अगला करंट अफेयर। डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबद्ध उत्पाद संयंत्र का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए भिंड जिले के मालनपुर में, बी पीथमपुर जिला के धार में, सी रीवा उद्योग विहार चोरहटा में, और डी विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भिंड जिले के मालनपुर में मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबद्ध उत्पाद संयंत्र का शिलान्यास किया गया है और जो है ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पीपीपी पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। अब इसमें कौन शामिल हो रहा है? एलिक्सर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ प्लाईवुड और अन्य मूल वर्धित उत्पादों के विनिर्माण हेतु एक मेगा स्तरीय अत्याधुनिक इकाई स्थापित इसमें की जा रही है। और कहाँ की जा रही है? भिंड जिले के मालनपुर में। इसे याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए खंडवा, बी उज्जैन, सी मंदसौर और डी रायसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। उज्जैन में जो एक क्षेत्र है तराना, तो तराना में तिल भांडेश्वर मंदिर है और इसे धार्मिक लोक के रूप में विकसित करने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्जैन को धार्मिक संस्कृति केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है और उसके तहत इसका विकास किया जाना है। तो ये हमारे मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर थे। अगर इसमें कोई छूट गया है तो आप उसे अलग से देख सकते हैं। वैसे हमने पूरा का पूरा इसमें कवर करने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा हर महीने हम आपको मासिक करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्नों की क्लास हम यहाँ पे लगातार आपको दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।